एक बार और केशव को जरा फोन में डालूं, पता नहीं कहाँ है। आ गए। ये हमारा है अब आपका नेक्स्ट यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और केशव आपने अगर अकाउंट्स करना है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब कब से आना है आप बता दो मुझे, उस हिसाब से हम क्लास रख लें। कब से आना चाहते हो अकाउंट्स पढ़ने के लिए? यार केशव फिर आवाज गायब, तुम्हारा माइक नहीं है क्या? नहीं है? मेरी आवाज तो आ रही है सबको। अपना माइक ठीक करो, या देखो अपना, या तो माइक से हटा के लैपटॉप डायरेक्ट से सुन लो। आपके वहां पे गड़बड़ है कुछ? मेरी आवाज तो बाकी दोनों को जा रही है। माइक हटाओ, लैपटॉप से डायरेक्टली सुनो या जैसे मर्जी सुनो। आपके वहां पे गड़बड़ है कुछ पोर्ट में कहीं। तो ये चैप्टर अब स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर कहूंगा 3 चैप्टर्स हैं, और इस यूनिट के 3 चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं बहुत सारे। बोल रहा हूँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए एक एक टॉपिक पर शुरू से ध्यान रख लेना। काफी बड़ा चैप्टर भी है, मतलब यूनिट काफी बड़ा है, पर आपको बुक्स के हिसाब से टॉपिक्स हैं सारे, वैसे नहीं कराऊंगा, कराऊंगा सारे पर अपने तरीके से, क्या पहले क्या कराना है बाद में क्या कराना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर में आता है वो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? हमने डिमांड एक चीज पढ़ी हुई है कि डिमांड का मतलब हमने 11th में पढ़ा था कि एक आदमी की डिमांड। यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं पूरे देश की डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स, सभी लोग जितने भी देश के अंदर हैं उन सब की टोटल जो डिमांड है उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड मेड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उन सबकी टोटल डिमांड हमारी कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। अब क्योंकि डिमांड का मतलब क्या होता है कि हम खरीद रहे हैं, खरीदने मतलब खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम डिमांड को एक्सपेंडिचर कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए इस एग्रीगेट डिमांड को हम कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर सब लोगों ने मिलकर किया, सब लोगों ने मिलकर, हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर्स हैं, 3 या 4 सेक्टर्स वैसे होते हैं। एक तरफ हाउस होल्ड है, यानी हम लोग, एक तरफ सरकार है, एक तरफ कंपनीज है, और एक तरफ हमारे फॉरेन सेक्टर भी है, वो भी खरीदता है हमारी चीजें। तो हम खरीदें, सरकार खर्च करे, प्राइवेट कंपनीज खर्च करें या फॉरेन सेक्टर खर्च करे, 4 सेक्टर्स हमारे पास होते हैं। इन चारों सेक्टर्स की टोटल एक्सपेंडिचर को हम टोटल एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड मेड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स ये हैं सारे, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस और फॉरेन सेक्टर। जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स है इकोनॉमी के अंदर, वो सब के सब मिलाकर टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब खर्च करना होता है, इसलिए इसको टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं, जो नेशनल इनकम में बढ़े हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, उनकी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम, जो हमारे हम सब लोग खरीदना चाहते हैं, उसको एडी या एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे।
इसलिए एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एई इज द सेम थिंग। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब इसी से जुड़े हुए अगला क्वेश्चन जो बढ़ जुड़ता है वो है इस एडी में आता क्या है। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। ध्यान रखना, हम तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो पूरे चैप्टर में यूज करेंगे इसको। एडी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या आता है इस कंपोनेंट के इस एग्रीगेट डिमांड के अंदर। अभी आपने नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, याद है आपको? उस एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा 4 चीजें पढ़ी थी, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट्स और कैपिटल फॉर्मेशन बना। 4 चीजें पढ़ी थी, बस वही 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर पढ़ने हैं। सेम कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा सा नाम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। चीज वही है। सबसे पहला हमारा जो वहां पे प्राइवेट फाइनल था, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेम चीज लिखी हुई है। यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया हम लोग जो हाउस होल्ड्स हैं, हम जो खर्च करते हैं अपनी डेली आइटम्स के यूज पर। डेली आइटम्स को हम खरीदते हैं, चाहे हम खाने पे खर्च करें, कपड़ों पे खर्च करें, मूवीज वगैरह पे खर्च करें, बिजली पे करें, पानी पे करें, घूमने पे करें, कहीं पर भी खर्च करें, टोटल खर्चा जो हम लोग करेंगे अलग अलग आइटम्स पर, वो कहलाएगा हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी एक्सपेंडिचर मेथड से पढ़ रहे थे कि प्राइवेट फाइनल के अंदर वो खर्चे भी आते हैं जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस खर्च करते हैं, एनपीओ जो खर्च करते थे उनके खर्चे भी इंक्लूड करते हैं। ये तो हो गया इसका मीनिंग कि क्या क्या आता है इसके अंदर। लेकिन आपको एक ध्यान रखनी है, ये जो कंजम्पशन है डिपेंड किस पे करती है। हम लोगों की कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारी इनकम के ऊपर। इनकम भी क्या, इनकम की जगह डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारी जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पर्सन पर। अब आपसे पूछूं अगर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तीनों के तीनों, अगर केशव मलिक का भी अगर माइक चलता है तो वही बताए, बाकी नहीं तो दोनों बताओ कि इस डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो सकता है। मैं रुक रहा हूं और आप बोलो व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजेबल इनकम। कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ जनरल आइडिया लेना चाहता हूँ आपको क्या जान सकते हो इसके बारे में। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? बताओ आयुषी, कुछ भी बात करते हुए पता लगेगा, तब मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। चारू, यस और नो, कुछ बोलो, यस और नो, आता है या नहीं आता है, कोई बात नहीं। केशव मेरी आवाज आ रही है? आप दोनों को आ रही है मेरी आवाज? यस सर। बताओ, अनम्यूट करो, बताओ चारू बत्रा, क्या क्या होता है इसका मतलब। कोई बात नहीं। आयुषी आपको पता है? नहीं सर। सुनो, इनकम तो पता है, इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हम खर्च कर सकते हैं, अपनी इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च कर सकते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट बोली, इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च कर सकते हैं। अब वापस आओ अपने क्वेश्चन के आंसर पर। अब आप दोनों बताओ, मैंने जो बोला है कि इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च कर सकते हैं, ऐसा हिस्सा कौन सा होता है। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो क्या हमारी डिस्पोजल इनकम कितनी हो सकती है, हम उसमें से कितना खर्च कर सकते हैं, बताओ। आपकी इनकम 20,000 है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी। अगर इनकम 20,000 है तो सरकार कहती है तो इस इनकम जो टैक्स बनता है ना, टैक्स हटा के जो हिस्सा बचेगा ना, वो कहलाएगी डिस्पोजेबल इनकम। कि आप टैक्स वाले पार्ट को खर्च नहीं कर सकते, वो टैक्स सरकार को चाहिए। तो आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर सकते हो, वो डिस्पोजेबल इनकम वो हिस्सा होता है जो टैक्स देने के बाद या टैक्स को अलग करने के बाद आता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट हम लोगों का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी इनकम पर डिपेंड करता है या डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। हेलो सर। हाँ जी केशव, आवाज आ गई आपकी? पहले आ रही थी। हेलो। बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो। आवाज आ रही है ना सर मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूरे 36 घंटे बाद आई है।
बताओ। क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं, बताओ, कुछ बोल रहे थे। सर आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था पूरे 36 घंटे बाद आपकी आवाज आई है। हाँ सर। अच्छा, तो कल का टाइम क्या सर? हे भगवान, आपको क्या मतलब है इस चीज का कि कल का टाइम? पहले आज का तो पढ़ लो। एक पॉइंट पढ़ा है मैंने, कल का टाइम पहले पूछ लो तुम। यही ठीक पूछने है आते हो सर। सिर्फ, यही पूछने आते हो सिर्फ कल का टाइम। हाँ जी। और दूसरा, हाँ, दूसरा कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कल तो सर वहां एक्सपेंडिचर पे आना है ना। आप, फिर मैंने पूछा है बताओ अकाउंट्स पढ़ने कब आना चाहते हो, मैंने आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन आपको दिया है, बताओ मैं कब भी आ पढ़ना। जाऊंगा सर। नहीं मैं भी नहीं, पहले आप बताओ आप आओगे नहीं आओगे, क्योंकि आपकी वजह से ही अभी ऑनलाइन चल रही है सर। नहीं मैं सर बस मैं भी आ जाऊंगा कल। मैं भी, आप आओगे तो बाकी आएंगे। ठीक है, आ जाऊंगा। टाइम बता देना सर बस। हाँ बात करते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो प्राइवेट फर्म, जो मैंने आपको दूसरा कंपोनेंट वहां बताया था ना प्राइवेट फाइनेंस, उसके बाद बताया था गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस के बाद एक बताया था कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। ये वो खर्चा है जो प्राइवेट फर्म्स करती हैं, प्राइवेट फर्म्स करती हैं कैपिटल गुड्स पर और फिक्स एसेट्स पर। यानी उन एसेट्स पे खर्चा जब करती हैं जिन चीजों से उन्हें प्रोडक्शन करनी है, मशीन्स पर, बिल्डिंग पर, या रॉ मटेरियल पर, किसी पर भी खर्च करेंगी जिससे उन्हें चीजें बनानी है, वो सब खर्चा उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। अब ये जो हम लोगों की जो एक्सपेंडिचर था वो डिपेंड करता था हमारी इनकम के ऊपर, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, इनका इन्वेस्टमेंट का खर्चा डिपेंड करता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जो कंपनीज मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, वो लोन लेके करती हैं। लोन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और लोन का इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो पहला कंपोनेंट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंपनीज करती हैं जिसको कैपिटल फॉर्मेशन का नाम देते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स पर जो खर्च करते हैं जो कि लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गए दो कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट हमारा जो बताया था गवर्नमेंट फाइनल वाला, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। सरकार जो खर्च करती है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स पे करे या कैपिटल गुड्स पे करे। कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्च करते हैं, यानी कि सरकार एक तो देखो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पैसे देती है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देती है, वो खर्चा आएगा। उसके अलावा सरकार बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदती है जो उनको अपनी कंपनी चलाने में खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा वो सड़कें बनाती है, ब्रिजेस बनवाती है, डैम्स वगैरह बनवाएगी, या फिर पब्लिक नीड्स के लिए जो खर्चा होता है, पुलिस का खर्चा हो रहा है, पोर्ट्स पे खर्चा होता है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर सरकार कुछ भी खर्चा करेगी, वो सब सरकार के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले कंपोनेंट में आ जाएगा। ये होगा तीसरा। और चौथा जो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, वो है नेट एक्सपोर्ट्स, जो उसमें भी था। नेट एक्सपोर्ट्स को हम यूज करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जो हमारी चीजों की डिमांड फॉरेनर्स कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स का मतलब जो हम लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड ऑफ अवर गुड्स बाय फॉरेनर्स मींस एक्सपोर्ट्स, और डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स बाय अस, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो फॉरेन गुड्स की डिमांड करे वो इंपोर्ट्स। तो इस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। अब इस पे ध्यान रखना, जो चार कंपोनेंट आपको बताया मैंने, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको हम लिखेंगे सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लिखेंगे आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिखेंगे जी, और नेट एक्सपोर्ट्स को हम लिखेंगे एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट्स के लिए एक्स और इंपोर्ट्स के लिए एम। तो ये चार चीजें हो गई। तो एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हो गए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये चार कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे चार सेक्टर्स के बारे में। लेकिन हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर के अंदर हम मान के चलते हैं कि इतना बड़ा हमने सिर्फ, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, यहाँ पे भी टू सेक्टर मॉडल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एडी को, एग्रीगेट डिमांड को, दो ही कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है सी प्लस आई। यानी कि थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट को और फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ सी और आई को, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। लेकिन है एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं। थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आएगा चार कंपोनेंट्स बताओ, चारों कंपोनेंट्स आपको बताने हैं ये। लेकिन हम चैप्टर के अंदर अब जो डिटेल पढ़ेंगे वो सिर्फ दो कंपोनेंट्स के पढ़ेंगे, वो है सी और आई।
तो इसका मतलब एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और क्योंकि एडी को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई इस चैप्टर की। एग्रीगेट डिमांड हो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो, एडी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी प्लस आई। बताओ तीनों के तीनों, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अब तक का? जल्दी जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं, बढ़ते रहे आगे, कुछ तो बोला करो। बिल्कुल म्यूट करके बैठ जाओगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ आंसर तो दो उसका। यस, नो, ओके, ओके, ठीक, सब सब हालचाल पूछो, सब कुछ करो, पता लगे ना सब कुछ। केशव तो फिर सो जाता है, बस है ही नहीं, गया वो। एग्रीगेट डिमांड के बाद दूसरा हमारा कंसेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। जिस तरह से डिमांड हमने पढ़ी है, देश के सभी कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ऐसे देश के सभी प्रोड्यूसर्स की टोटल सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटीज बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक टाइम पर हमारे देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सबकी जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी आउटपुट बनाते हैं, जितनी सप्लाई करते हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। यानी पूरी इकोनॉमी की, मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक, अब इसमें ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, एक बनता है, जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स बताए थे, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। क्यों, व्हाई? हम एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका मीनिंग बता रहा हूं, नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। देखो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सुनना मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। पहला स्टेप कि देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सभी सेक्टर्स की टोटल प्रोडक्शन को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब प्रोडक्शन से आती है इनकम। जब तक प्रोडक्शन की इनकम जनरेट नहीं होती, तो प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। प्रोडक्शन से इनकम आती है, और जो इनकम आती है वो 4 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो हमने पढ़ा था कि इनकम जो आती है वो आती है 4 फैक्टर्स की वजह से। वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों की मेहनत से जो प्रोडक्शन हुई है, जो इनकम जनरेट हुई, वो इन चारों बढ़ जाएगी। तो क्या क्या मिलेगा? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हुआ ये, जो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई उन 4 फैक्टर्स में जिन्होंने इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया। ठीक, तो वो जो इनकम आई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब इनको ऐड करते हैं, आपने भी इनकम मेथड पढ़ा था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को ऐड करके हम डोमेस्टिक इनकम निकालते थे, एनडीपेटेफसी। और वो डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल लेवल पे, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर दिया जाए, वही इनकम क्या बन जाती है? नेशनल लेवल पर नेशनल इनकम बन जाती है इनकम मेथड से। तो हुआ ये, हमने स्टार्ट किया कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। इनकम बढ़ जाती है चारों फैक्टर्स में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। और जब उन चारों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। तो हुआ ये, हमने एग्रीगेट सप्लाई से स्टार्ट किया और उसको नेशनल इनकम बना दिया। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम बराबर है। इसलिए अब आप एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम बोलते हैं, ये तो आपका प्रूफ हो गया। लेकिन अगर एक नेशनल इनकम भी होती है, तो वो सब लोगों की इनकम को ऐड करके होती है। आप अपने ऊपर लेके चलो कि अगर आपके पास कोई इनकम आती है, तो उस इनकम में से क्या करते हो? आप इनकम को या तो खर्च करते हो या सेव करते हो। तीसरा चीज तो फैक्टर तो हो नहीं, या कंजम्पशन या सेविंग। तो जब इनकम, इस इनकम को, नेशनल इनकम को वाई बोलेंगे, ध्यान रखना। एग्रीगेट सप्लाई को हम एएस बोल रहे हैं और नेशनल इनकम को वाई बोलेंगे, सिंबल्स याद कर लेना। नेशनल इनकम वाई और एग्रीगेट सप्लाई एएस। अब क्योंकि आपकी इनकम, जो इनकम है, मैं यहां लिखा है,
ये जो इनकम होती है वो या तो कंजम्पशन होती है या सेविंग होती है। अपनी इनकम में से या कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। और क्योंकि हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों बराबर हैं, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम दोनों बराबर हैं, तो y का मतलब अगर c प्लस है तो as का मतलब भी c प्लस एस ही होगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम बोलते हैं और नेशनल इनकम किसी भी इनकम को कंज्यूम या सेव करते हैं। तो पता लग गया कि एग्रीगेट सप्लाई और वाई दोनों का मिल मतलब सी प्लस एस ही है। तो आपके दो कंपोनेंट अब क्लियर हो गए कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई होता है और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो सी प्लस एस होता है। समझ आ गया? एग्रीगेट डिमांड हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई हो गया कंजम्पशन प्लस सेविंग। ध्यान रखना इन दोनों का। एडी को हम ए ई भी बोलते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई भी बोलते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपकी तैयार हो गई अब तक की। बताओ आयुषी, सब कुछ क्लियर है? कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो यस तो? सर। सब समझ आ रहा है ना? चारू आपको भी? यस सर। और केशव आपको भी आ रहा होगा? सबने यस बोला, केशव नहीं बोले, पता ही नहीं है। बस वाह, बढ़िया। आवाज नहीं है क्या? चलो अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक एक करके कंसेप्ट पकड़ेंगे हिसाब से। पहला कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कंजम्पशन। हम बात करेंगे पहले टॉपिक की कंजम्पशन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो मैंने बताया ना हमारी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पर डिपेंड करती है। तो उस इनकम और कंजम्पशन की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो क्योंकि हमारी कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करती है तो इसलिए इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसलिए इसको लिखते हैं C इज इक्वल टू एफ वाई। C मतलब कंजम्पशन और F मतलब फंक्शन और Y मतलब इनकम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम या कह सकते हैं कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। C इज इक्वल टू एफ वाई, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। तो ये बताता है कि जब इनकम चेंज होती है तो हमारी कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है। इनकम चेंज होने से हमारे कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। क्योंकि इनकम लेवल बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम लेवल कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। ये है कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। लेकिन अब आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना। एक एक चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के, क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की तरह। तो कंजम्पशन फंक्शन पर हमारे टॉपिक निकालते हैं कीन्स का। कीन्स यानी कि J.M. कीन्स एक इकोनॉमिस्ट था। उसने कंजम्पशन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लॉ दिया। साइकोलॉजिकल लॉ का मतलब हर एक का बिहेवियर है, हर एक की साइकोलॉजी है कि कैसे बिहेव करता है कंजम्पशन पैटर्न को। तो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कीन्स, अकॉर्डिंग टू कीन्स मैं आपसे पूछता हूं तीनों से, मुझे इसका आंसर दो जनरल, क्योंकि मैं आपसे कोई बुक का आंसर तो पूछ नहीं रहा हूं, आपसे जनरल आंसर पूछ रहा हूं। अगर आपकी इनकम लेवल 0 हो, ध्यान से सुनना, तीनों के तीनों, अगर इनकम लेवल 0 हो तो कंजम्पशन कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन, एक एक करके बताओ। अगर इनकम लेवल 0 होगी तो कंजम्पशन कितनी होगी? मैंने कहा था इनकम पर डिपेंड करती है कंजम्पशन। सर फिर से बताना। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनो, एक ही बारी में सुना करो। दोबारा बताओ, मैंने कहा था इनकम पर डिपेंड करती है कंजम्पशन। अब आपका क्वेश्चन ये है, अगर इनकम कंजम्पशन क्या होती है? लेवल 0 होगी तो कंजम्पशन कितनी होगी? कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन आप इतनी देर से क्या सुन रहे हो? हाँ वो तो खाना पीने का, ठीक है। ध्यान है या नहीं है? है बैठे सर। हो यहाँ पर या घूम रहे हो घर के अंदर? घर में तो बैठा हूँ, किधर जाने में। तुम्हारा पता नहीं है ना, तुम यहाँ माइक ऑन करके तुम कालीघाटा चले जाओ। नहीं सर, ऑन है मेरा, देखो। तो कंजम्पशन मैं पूछ रहा हूँ, अगर इनकम पर कंजम्पशन डिपेंड करती है,
अगर इनकम लेवल 0 हो तो कंजम्पशन लेवल कितना होगा? बताओ चारू, आयुषी। 100 तो 0 सॉरी 0 100 क्या सोच के बोला? कोई तो फिगर होगी। गलती से नहीं करी गलती से क्यों? 0 अरे यार, अच्छा चलो चारू, आयुषी आप बताओ, अगर इनकम लेवल 0 होगी तो कंजम्पशन लेवल कितना होगा? 0 इसका मतलब खाना पीना बंद कर दोगे? क्या 22 से सर मेरे एग्जाम है मेरे। 20? हाँ जी क्या 20? 22 से। आ जाओ ना, कल मैं कब मना किया है, आ जाओ ना। ठीक है सर। नहीं सर, मैं नहीं आ सकती। क्या हो गया? सर मेरे साथ वाले घर में कोरोना हो गया, पुलिस बैठी है नीचे, तो बंद कर दिया। ऑनलाइन दे निकल दो ही ना नहीं फिर। सकती मैं घर से बाहर। देखो ऑनलाइन तो इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ, ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं हो पा रही ना आपकी। तो एक काम करो केशव, आप परसों आना फिर, यहाँ पे ऑनलाइन इकोनॉमिक्स करो, यहाँ पे आके अकाउंट्स कर लेना परसों आके। इनको मैं इकोनॉमिक्स करा साथ सर साथ। तो मैं भी तो इनके पीछे ही तो आ रहा था। मैं मेरे को भी तो आया था ये। ठीक काम हुआ मैं भी। अकाउंट्स भी तो करना है यार। ऑनलाइन ही करा दो ना सर। ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं हो पाएगा ना, एनपीओ, वो भी खासकर एनपीओ कैसे कराऊंगा मैं? एनपीओ इतना आसान नहीं है ना आपका कि ऑनलाइन हो जाएगा। आपका पेपर है, आपका एनपीओ आना है, तो आप आके कर लो ना यहाँ पर। चलो आ जाऊंगा सर। उनको बाद में करा दूंगा मैं, आप आके कर लो यहाँ पर। ठीक हाँ इकोनॉमिक्स तो हम ऑनलाइन करते ही रहेंगे जैसे कर रहे हैं, हाँ सर। और अकाउंट्स का ऑनलाइन करना होगा तो ऐसे चैप्टर कराऊंगा ना जो ऑनलाइन हो सकता है आराम से। एनपीओ नहीं हो पाएगा तुमसे ऑनलाइन, फिर ठीक वही है सर। रिसिप्ट पेमेंट्स, इनकम मैनेजमेंट सब फंस जाओगे पहले की तरह। तो कोई चैप्टर ऐसा करा सकता हूँ ऑनलाइन में, पर आपको क्योंकि एनपीओ पहले करना है, तो एनपीओ आके आप मेरे से फिजिकल कर लो, आपको करा दूंगा मैं। इनको बाद में आना है तो उनको बाद में भी करा दूंगा, मना थोड़ा करूंगा इनको मैं करने, दोबारा कर लेंगे। पहले कराया था, दोबारा कराऊंगा, तीसरी बार भी करा दूंगा। ठीक है सर। तो फिर कल तो फिर ऑनलाइन ही करेंगे, फिर परसों फिर ऑफलाइन कर लेना, आप आ जाना ठीक 3 बजे। क्योंकि फिर 4:30 बजे फिर मैं ऑनलाइन लूंगा, या फिर अगर सुबह लेनी होगी सुबह बता देना, सुबह ऑनलाइन ले परसों। ठीक है। तो अब तीनों ने बताया था कि इनकम लेवल 0 होगी तो कंजम्पशन 0 होगी, पर ऐसा नहीं होगा। मैंने ये कहा कि आपका इनकम लेवल 0 है, मतलब ऐसा नहीं कहा कि इनकम आपकी है ही नहीं, पहले नहीं थी, या तो ऐसा नहीं है कि पहले इनकम नहीं थी। आप पुरानी सेविंग्स भी तो यूज कर सकते हो, लेकिन कंजम्पशन बंद तो नहीं करोगे, खाना पीना बंद कैसे कर दोगे आप? तो कीन्स का साइकोलॉजी ये कहती है, ध्यान से सुनना, अगर किसी आदमी का इनकम लेवल 0 है, अभी इनकम लेवल 0, इसका मतलब पहले 0 है ऐसा नहीं था। एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम तो एक आदमी कंज्यूम करेगा ना सरवाइव करने के लिए। देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ध्यान से एक एक पॉइंट लिखते रहना। एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको बोलेंगे हम, ध्यान से सुनना, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जैसे कंजम्पशन का सिंबल सी होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल सी बार होता है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर मिनिमम कंजम्पशन एक आदमी की रहेगी रहेगी, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट और है, वो कहता है कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उतने रेट से नहीं बढ़ती। अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है तो कंजम्पशन डबल नहीं होती, डबल से कम होती है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कंजम्पशन के बढ़ने का रेट हमेशा इनकम के बढ़ने की रेट मतलब परसेंटेज। तो इनकम के बढ़ने की जो रेट होती है उसके मुकाबले में कंजम्पशन के बढ़ने की परसेंटेज हमेशा कम। मैं तीनों पॉइंट दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ। कीन्स कहता है 0 लेवल ऑफ इनकम पर देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए जो चाहिए मिनिमम कंजम्पशन हम करेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसका सिंबल है सी बार। दूसरा पॉइंट, जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ती, उससे कम रेट से बढ़ती है। ये 3 पॉइंट साइकोलॉजी, हर एक आदमी की साइकोलॉजी है।
अब इसके बेस पर अगर हम एक शेड्यूल देखें तो जैसे इनकम को मैंने y लिखा है, कंजम्पशन को c लिखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो इनकम 0 है तो 0 पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन है ना, तो 0 पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी, 100 200 300 400 500 हो गई और कंजम्पशन आपकी ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गई। बट एक चीज ध्यान रखो, पहला पॉइंट बताया था मैंने कि 0 पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, फिर दूसरा पॉइंट बताया जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 से 200 हो गई, मतलब डबल हो गई, पर क्या कंजम्पशन 150 300 हुई थी? नहीं हुई ना, उससे कम हुई है ना। तो कंजम्पशन की बढ़ने की स्पीड हमेशा इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम होगी। एक और देख सकते हो, अगर आपकी इनकम 200 से 300 हुई है, 200 से 300 हुई तो मतलब 50% बढ़ गई। तो लेकिन कंजम्पशन जो है वो 240 से सिर्फ 300 हुई है, जो कि 50% नहीं बनती। 50% तो होती तो 360 हो जाती, नहीं हुई ना। तो देख रहे हो आप कि जब इनकम जिस रेट से बढ़ती है तो कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ती है। तो हमने इस तरीके से एक शेड्यूल बनाया, इसको बोलते हैं कंजम्पशन शेड्यूल। और अगर मैं कंजम्पशन शेड्यूल से कर्व बनाऊंगा तो यहाँ कर्व भी बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये आप यहाँ पे दिखाओ इनकम y और कंजम्पशन c। अब मैंने दिखाया था कि 0 लेवल पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया 60 से, ठीक है। 0 पर 60 थी कि अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन 60 है। उसके बाद जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसका ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको सी कर्व बोलेंगे। ये आपका है कंजम्पशन कर्व। तो आपका कहीं ऊपर से वाई एक्सिस पर ऊपर से स्टार्ट होगा और ये बिल्कुल ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, तो ऐसे जाएगा, क्योंकि जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ती। तो इन 3 पॉइंट से आपने ये शो किया कि कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन का साइकोलॉजिकल लॉ क्या है, कंजम्पशन शेड्यूल कैसे बनाते हैं और कंजम्पशन कर्व कैसे बनाते हैं। बताओ, ठीक है? चारू आयुषी समझ आ गया? एंड केशव आप भी? आसान लग रहे हैं? लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर, एक एक करके। कंजम्पशन कर्व के बाद हम चलते हैं, इसके ऊपर एक टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप में 2 आते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी और एमपीसी। पहले एपीसी के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, यानी इनकम और कंजम्पशन की रेशियो को बोलते हैं एपीसी। तो सिंपल रेशियो का मतलब एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, ठीक? समझ आ गया ना कि आपकी इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितनी है, दोनों डिवाइड कर दो, इनकी रेशियो को बोलेंगे एपीसी। जैसे आपकी इनकम मान लो 100 है और कंजम्पशन आपकी 70 है, तो एपीसी आपका कितना हो गया? 70 0.7। इसको आप 7/10 लिखो या 0.7 लिखो या जैसे मर्जी लिखो, पर मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से आंसर लिखते हैं 0.7 डेसिमल से इसको सॉल्व करके। ये हो गया एपीसी। दूसरा कंसेप्ट है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की रेशियो। इनकम में कितना चेंज आएगा उसके मुकाबले कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, इस रेशियो को बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, कि एमपीसी का मतलब हो गया चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इनकम में कितना चेंज हुआ और कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। जैसे एपीसी का मतलब सी अपॉन वाई था, एमपीसी का मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, कि जितनी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उसके बदले कितनी बढ़ेगी। इसको डिवाइड करके जो आंसर निकालेंगे वो निकल आएगा एमपीसी। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई। एपीसी का मतलब रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम, और एमपीसी का मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। ठीक है केशव, एपीसी एमपीसी? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सेविंग्स।
कंजम्पशन के बाद पढ़ते हैं सेविंग्स में। जिस तरह से कंजम्पशन फंक्शन बताया था वैसे सेविंग फंक्शन भी है। सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। आपने इनकम में से जो कंज्यूम कर लोगे, जो बच जाएगा वो सेविंग होगी। तो जैसे हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जैसे कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करती है, सेविंग भी इनकम पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। तो हम अपने इनकम में से कितना सेव करना चाहते हैं उसको बोलते हैं सेविंग्स या सेविंग्स फंक्शन। तो एस को बोलते हैं एफ वाई, यानी सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, जब हमारी जीरो लेवल या इनिशियल लेवल्स, इनकम के जो शुरुआत के लेवल्स होते हैं, उस वक्त सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती है। कैसे होती है अभी बताता हूं कैसे। जैसे कि हम शेड्यूल बनाते हैं, मैंने पीछे शेड्यूल बनाया था आपका इनकम कंजम्पशन का, सेम शेड्यूल है। तो इनकम आपके पास ये लेवल्स है, कंजम्पशन के ये लेवल्स पीछे दिखाए थे। सेविंग का मतलब होता है वाई माइनस सी, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। तो 0 माइनस 60 माइनस 60, 100 माइनस 150 माइनस 50, 200 में से 240 माइनस किया माइनस 40, 300 माइनस 300 0, 400 माइनस 350 0 50, और 500 में से 390 110। तो वाई में से सी माइनस करते जाओ, आपकी सेविंग्स आती जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो ये हैं कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम या शुरुआत के लेवल, जो इनकम के शुरुआत के लेवल्स हैं, उस वक्त सेविंग्स नेगेटिव होती है, जो कि यहाँ पे नजर आ गया आपको कि शुरुआत के लेवल्स में आपकी सेविंग्स नेगेटिव है। उसके बाद मैंने आपको लिखा था कि जैसे से इनकम बढ़ेगी वैसे सेविंग बढ़ेगी। तो एज इनकम राइजेस, इनकम बढ़ती जा रही है, सेविंग्स भी आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ठीक। और तीसरा पॉइंट था कि जो जिस रेट से इनकम बढ़ती है, सेविंग की बढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि अगर आपकी इनकम 400 से 500 हुई, जो कि कह सकता हूं कि ये 25% इंक्रीज है, 25% बढ़ गया ये 400 से 500। लेकिन आपकी जो सेविंग्स है ना, वो 50 से 110 हो गई है, यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गई है। जबकि ये डबल नहीं हुई थी, इनकम डबल नहीं हुई, पर सेविंग्स डबल हो गई आपकी। ये बताता है कि इनकम के बढ़ने की स्पीड जो परसेंटेज होती है, उससे ज्यादा सेविंग से बढ़ने की परसेंटेज होती है। ठीक है, ये हो गया सेविंग शेड्यूल। अब बनाते हैं सेविंग कर्व। जैसे मैंने आपको कंजम्पशन कर्व बताया था, ऐसी सेविंग कर्व बता रहा हूं। यहां पर दिखाएंगे इनकम, यानी कि वाई, यहां दिखाएंगे सेविंग्स, यानी कि एस। देखो ये लिंक अभी खत्म हो जाएगा जल्दी से, कहीं बीच में रुक गया तो मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। पर ध्यान ये रखो कि जब आपका कंजम्पशन जीरो लेवल पर आपका देखा था आपने, सेविंग्स नेगेटिव थी, माइनस 60 पे था ना। तो जीरो पर आपको ये नीचे से स्टार्ट करना है, यहां से सेविंग स्टार्ट होगी नेगेटिव, और उसके बाद आपको ये कर्व ऐसे शो करना है। ये है सेविंग कर्व आपका, कि नेगेटिव स्टार्ट करके ये देखोगे आप, सेविंग नेगेटिव स्टार्ट हुई थी, फिर जीरो आ गया था, फिर पॉजिटिव हो गई। तो नेगेटिव स्टार्ट करके आप इसको जीरो पे लाए, फिर इसको पॉजिटिव पे ले आए। ये आपका है सेविंग कर्व। ये लिंक एनी टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको फिर दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, वहां पे कंटिन्यू